नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन में चल रही जंग दिन ब दिन दुनिया के सामने नई चुनौतियां लेकर आ रही है और अब यूक्रेन का दौरा करके लौटे लेखक और पत्रकार हमीद रेजा जरीफिनिया ने चेतावनी देते हुए उस पुरानी रोमन कहावत को दोहराया है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। यानी उन्होंने इस जंग में जो हालात देखे वो इस बात की ओर साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया को रूस के खिलाफ इस जंग में उतरना ही होगा और इस चेतावनी का सीधा सा मतलब है विश्व युद्ध। जिसने यूक्रेन की तबाही को करीब से देखा है, जिसने यूक्रेन की धरती पर बर्बादी को देखा है, जिसने यूक्रेन में जंग का खौफनाक चेहरा देखा है, जिसने यूक्रेन में रूस की बर्बरता को देखा है, जिसने यूक्रेन में कादिरोव का खूनी खेल देखा है, जिसने पुतिन की साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसने यूक्रेन जंग पर दुनिया को चेतावनी दी है, यूक्रेन में तबाही पर सबसे बड़ी गवाही, यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही जंग को 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जंग हर घंटे हर घड़ी और भयानक होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति को अंजाम दे रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना सहयोगी देशों के हथियारों के बल पर लगातार इस जंग को खींच रही है। अब इसी जंग के चश्मदीद ने दुनिया के सामने उस सच को रखा है जो हकीकत में कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। नाम हमीद रेजा जरीफिनिया, पेशा लेखक और पत्रकार। युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले हमीद रेजा ने यूक्रेन से लौटने के बाद रोमन जनरल वेगेटियस की उस कहावत का जिक्र किया है जिसमें कहा जाता है, अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। यहाँ हमीद रेजा ने इस मशहूर रोमन कहावत को यूं ही नहीं कहा है, बल्कि इसके पीछे हमीद रेजा जरीफिनिया के वो खौफनाक अनुभव हैं जो उन्होंने साक्षात यूक्रेन युद्ध में महसूस किए हैं। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के बाद लौटे ईरानी मूल के युद्ध विशेषज्ञ हमीद रेजा जरीफिनिया ने दावा किया है कि अब इस जंग में दुनिया को आगे आना होगा। युद्ध विशेषज्ञ हमीद रेजा ने यह भी कहा है कि अगर इस युद्ध का अंत चाहते हैं तो दुनिया को सामने आना होगा। इतना ही नहीं, ईरानी मूल के युद्ध विशेषज्ञ हमीद रेजा जरीफिनिया ने यह भी कहा है, पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियारों की सप्लाई होनी चाहिए। देश में नो फ्लाई जोन का ऐलान होना चाहिए। पश्चिमी देशों को मुखर होकर रूस के खिलाफ हस्तक्षेप करना चाहिए। ब्रिटिश वेबसाइट से बात करते हुए हमीद रेजा ने कहा, बुचा शहर में 410 से ज्यादा नागरिकों और सामूहिक कब्रों के शवों की खोज, मारियुपोल के बंदरगाह में रूसी युद्ध अपराधों में इजाफा, ये तमाम बातें हैं जो ये बताती हैं कि पश्चिमी हस्तक्षेप और सैन्य कार्रवाई की जरूरत है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में रूस की बर्बरता के चश्मदीद रहे हमीद रेजा ने इन हालात की तुलना हिटलर और स्टालिन से कर दी है। ये मानवीय आपदाएं हिटलर, स्टालिन और स्लोबोडन मिलोसेविक के हमलों की याद दिलाती हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतना ही नहीं,
मारियोपोल में रूसी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुतिन की सेना ने युद्ध अपराध के चरम को पार किया है, जिस वजह से आम नागरिकों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों के पास न तो खाना है और न पीने का पानी। यूक्रेन का ये सच दुनिया के सामने लाने की वजह से ही ईरानी पत्रकार के दावे और उनकी चेतावनी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और वहीं जंग के बीच एक बार फिर से यूक्रेन ने केमिकल अटैक का आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने लुहांस्क में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त फटते हुए इस बम का वीडियो भी जारी किया और कहा कि रूस लगातार युद्ध अपराध कर रहा है, बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहा है। विस्फोट, उसके बाद आग का भयानक सैलाब और सफेद धुआं। ऐसा लगा मानो ये आग सब कुछ लील ले जाने पर आमादा। जिस जगह ये धमाका हुआ वहां से आग के शोले उठते दिखे। जोरदार आतिशबाजी का मंजर नजर आया। अटैक के इस वीडियो को जारी करते हुए यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है और इसे युद्ध अपराध बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस ने रासायनिक वार किया? क्या यूक्रेन पर केमिकल हमला हुआ? क्या पुतिन ने रासायनिक साजिश रची? इस भीषण जंग में भले ही ये सवाल उठे, लेकिन यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी करके केमिकल वार का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के लुहांस्क में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त हुए धमाके का वीडियो भी जारी किया और कहा कि रूस लगातार युद्ध अपराध कर रहा है, बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के जारी किए वीडियो में हर तरफ रात का अंधेरा नजर आया, लेकिन इस वीडियो में अंधेरे के बीच दूर से ही चिंगारियों का सैलाब दिखा। इसी धमाके को यूक्रेन ने केमिकल अटैक बताया। रूस पर रासायनिक अटैक करने का आरोप पहली बार नहीं लगा। यूक्रेन ने इससे पहले भी जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रासायनिक बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया था कि ये खतरनाक फास्फोरस बम है जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में इस्तेमाल किया था। साथ ही में मारियापोल में भी ड्रोन से रासायनिक अटैक करने का आरोप लगा चुका है। रूस पर केमिकल अटैक का ये कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी यूक्रेन जंग शुरू होने से कुछ दिनों बाद ही रूस पर फास्फोरस अटैक का आरोप लगा चुका है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि एक खतरनाक फास्फोरस बम है जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। इसके साथ ही मारियोपोल में भी ड्रोन से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने की आशंका जताई थी। यूक्रेन जैसा ही दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी किया गया था कि यूक्रेन में अपनी नाक बचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. फास्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में रोक लगी है और हर कोई इसके इस्तेमाल से बचने की अपील करता है। लेकिन ये भी समझना बेहद जरूरी है कि फास्फोरस बम कितना घातक होता है। फास्फोरस को इंडस्ट्री में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब फास्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। इसके धमाके से घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई आदमी उसकी चपेट में आ जाए तो उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, फास्फोरस बम इतनी बुरी तरह से जला देते हैं कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है।
इसी वजह से केमिकल वेपन कन्वेंशन में फास्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में इसे चलाना गैर कानूनी है। हालांकि इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही नहीं है। दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उसकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। इसके साथ ही अपने टारगेट पर हमला करने के लिए या बंकरों और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज फास्फोरस बम का इस्तेमाल करती है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जीत के लिए कुछ भी कर सकता है और फास्फोरस बम को इतना खतरनाक जानते हुए भी वो इसे यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की तरह यूरोप के कई देश भी इससे पहले पुतिन पर वॉर क्राइम का आरोप लगा चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस जीत के लिए कुछ भी कर सकता है और फास्फोरस बम कितना खतरनाक है ये जानते हुए भी रूस यूक्रेन में इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ही यूक्रेन के साथ साथ अब यूरोप के भी कई देश पुतिन पर वॉर क्राइम का आरोप लगा चुके हैं। और वही यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अमेरिका फुल एक्शन में है और अब अमेरिका ने पुतिन के सबसे खास दोस्त को अपनी तरफ कर लिया है और ये पुतिन का ये दोस्त है। अब उनके ही खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की मदद कर सकता है। कौन है वो देश? अमेरिका ने कैसे यूक्रेन की मदद के लिए उसे समझाया, इस रिपोर्ट में। क्या यूक्रेन को हथियार देगा इजराइल? क्या यूक्रेन को सैन्य मदद देगा इजराइल? क्या पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया है इजराइल? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पुतिन के जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि इजराइल के एक कदम ने पुतिन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। युद्ध के बीच एक ऐसी मीटिंग हुई जो इजराइल का रुख दर्शाता है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इस मीटिंग से स्पष्ट होता है। बीते मंगलवार को अमेरिका ने एक मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग जर्मनी के रमस्टेन एयरबेस पर हुई थी, जिसमें इजराइल समेत 40 देश शामिल हुए थे। ये बैठक यूक्रेन को हथियारों की मदद देने के लिए अमेरिका ने बुलाई थी। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में इजराइल ने यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए सहमति जताया हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने रूस को युद्ध अपराधी तक कह डाला है। इसके साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि वो यूक्रेन के नागरिकों के पक्ष में खड़े हैं। इजराइल चाहे जितना यूक्रेन की मदद करे, लेकिन वो रूस के खिलाफ नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के जानकारों का मानना है कि इजराइल के सीरिया से लगातार तनातनी चलती है और सीरिया के एयर स्पेस पर रूस का कंट्रोल है। वहीं इसके साथ ही रूस और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत हो रही है। जाहिर है इन सब वजहों से इजराइल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन अब उसका यूक्रेन की मदद करने का फैसला और अमेरिका की मीटिंग में शामिल होना कुछ और ही संदेश दे रहा है। और